प्यारे बच्चों, अब मैं आपको समझाऊंगा असामान्य अणुभार या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। असामान्य, देखिए यहां पर दो शब्द आएंगे, एक तो है प्रायोगिक अणुभार और एक है सामान्य अणुभार। सबसे पहले सामान्य अणुभार को समझिए। सामान्य अणुभार क्या होता है? किसी भी यौगिक के अणु सूत्र के द्वारा गणना करके ज्ञात किया गया अणुभार कहलाता है सामान्य अणुभार। किसी भी यौगिक के अणु सूत्र से गणना करके ज्ञात किया गया अणुभार कहलाता है सामान्य अणुभार। और प्रायोगिक अणुभार है कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो ऑब्जर्व किया गया अणुभार है वो कहलाता है प्रायोगिक अणुभार या ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। तो इसको समझिए। यहां एक शब्द और आता है, पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अणुसंख्य गुणधर्म। पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है, अणुसंख्य, संख्य से संख्या का बोध होता है, अणु से अणु यानी मॉलिक्यूल का। तो विलयनों के वे गुण जो विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वो गुण कहलाते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। अब अणुसंख्य गुणधर्मों में जैसे परासरण है, परासरण दाब है, वाष्प दाब अवनमन है, क्वथनांक उन्नयन है, हिमांक अवनमन है, आदि अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो इसी के आधार पर आप समझिए अब सामान्य अणुभार। देखिए सामान्यतः जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्य गुणधर्म है, इनका उपयोग यौगिकों के अणुभार ज्ञात करने में किया जाता है। कुछ यौगिकों का अणुभार उनके सामान्य अणुभार जो उनके अणु सूत्र से गणना करके प्राप्त किया गया होता है उसके बिल्कुल बराबर होता है। लेकिन कुछ यौगिक जो विलयन में वियोजित हो जाते हैं या संयोजित हो जाते हैं, उन यौगिकों का जो अणुभार होता है वो सामान्य अणुभार से भिन्न पाया जाता है। अब इस भिन्नता का कारण क्या है? क्योंकि ये यौगिक विलयन में संयोजित या वियोजित हो जाते हैं, या तो जुड़कर डाइमर ट्राइमर बना लेते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। इसलिए उनके अणुभार उनके अणुसूत्र से निर्धारित अणुभार जो सामान्य अणुभार कहलाता है उससे भिन्न पाए जाते हैं। तो ये जो भिन्न अणुभार प्राप्त होते हैं, ये भिन्न अणुभार ही कहलाता है अब सामान्य अणुभार। हम सरल शब्दों में, जैसे उदाहरण के तौर पर आप ये देखें कि ग्लूकोज है, नंबर 1 ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यूरिया और सुक्रोज, ये हैं, इनके अणुभार इनके सूत्र द्वारा प्राप्त अणुभारों के बिल्कुल समान होते हैं। कौन से? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के आधार पर निर्धारित अणुभार सामान्य अणुभारों के बिल्कुल समान होते हैं। किस किस के? उदाहरण के लिए जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, इनके अणुभार सामान्य अणुभार के बिल्कुल समान होते हैं जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के आधार पर इनका अणुभार ज्ञात करते हैं। लेकिन इनके विपरीत कुछ यौगिक हैं, जैसे उदाहरण के लिए बेंजोइक एसिड है, C6H5COOH, या नंबर 2 पर NaCl है। ये इलेक्ट्रोलाइट यौगिक हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। इनके जो अणुभार हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के आधार पर ज्ञात करते हैं तो सामान्य अणुभारों से भिन्न होते हैं। तो ये कहलाते हैं ऑब्जर्व्ड अणुभार या मॉलिक्यूलर मास। तो इसका कारण क्या है कि ये जो बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड जब बेंजीन में घोलते हैं तो इस तरीके से
ये डाइमर बना लेता है, C6H5COOH का फुल ट्वाइस, अर्थात दो अणु मिलकर एक समूह बना लेते हैं। इसलिए समूह बनाने के कारण इसमें कणों की संख्या घट जाती है मुख्य अणुओं की अपेक्षा, इसलिए इसका अणु भार वो पहले की अपेक्षा 2 गुना हो जाता है। जबकि आप जानते हैं कि ये NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में वियोजित हो जाता है। जब ये वियोजित हो जाता है तो इसका यदि हम 1 मोल NaCl का विलयन में डालते हैं तो उससे 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन उत्पन्न होते हैं, अर्थात आयनों की संख्या अणुओं की अपेक्षा 2 गुना हो जाती है, जिससे इसका जो अणुभार है वो इसके सामान्य अणुभार या वास्तविक अणुभार से आधा हो जाता है। तो इस तरीके से हम शॉर्ट शब्दों में इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी यौगिक का अणुभार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के आधार पर निर्धारित किया जाता है तो कुछ यौगिकों का अणुभार या प्रायोगिक अणुभार उनके सामान्य अणुभार से भिन्न आता है और ये भिन्न अणुभार ही कहलाता है अपसामान्य अणुभार। एक बार फिर आप ध्यान से सुने कि जब हम किसी यौगिक का अणुभार अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के आधार पर ज्ञात करते हैं तो उनका अणुभार उनके सामान्य अणुभारों से भिन्न प्राप्त होता है। ये जो प्रायोगिक अणुभार भिन्न प्राप्त हुआ है यही कहलाता है अपसामान्य अणुभार। जैसा कि NaCl का अणुभार 58.5 होता है, लेकिन जब इसको जल में घोलकर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अर्थात परासरण दाब, वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन का उपयोग करते हुए ज्ञात करते हैं, तब इसका अणुभार अपने वास्तविक अणुभार का आधा प्राप्त होता है। तो ये ही जो भिन्न अणुभार है ये कहलाता है अपसामान्य अणुभार। तो देखिए अब आगे चलिए, आगे मैं आपको समझा रहा हूं वान हाफ फैक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, काफी आता है। वान हाफ फैक्टर वान हाफ कारक। वांट ऑफ फैक्टर समझिए, ये वांट ऑफ फैक्टर क्या है। सन 1886 में वांट हाफ नामक वैज्ञानिक ने किसी विलेय पदार्थ के विलयन में, किसी विलेय पदार्थ के विलयन में संयोजन तथा वियोजन की सीमा को व्यक्त करने के लिए एक फैक्टर या एक कारक निर्धारित किया जिसको कहते हैं वांट हाफ कारक। इस वांट हाफ कारक को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी अणु संख्यक गुणधर्म के प्रायोगिक मान अर्थात ऑब्जर्व्ड वैल्यू तथा सामान्य मान अर्थात कैलकुलेटेड वैल्यू के अनुपात को वांट हाफ फैक्टर कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, बहुत एक लाइन की डेफिनेशन है। किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रायोगिक मान अर्थात कैलकुलेटेड वैल्यू और सामान्य मान अर्थात कैलकुलेटेड वैल्यू के अनुपात को वांट हाफ फैक्टर कहते हैं और आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस हिसाब से वांट हाफ फैक्टर आई बराबर एक अणु संख्यक गुणधर्म
का प्रायोगिक मान अर्थात ऑब्जर्व्ड वैल्यू बट अपॉन उसी अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान अर्थात कैलकुलेटेड वैल्यू। शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि I वाट फैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा OBS ऑब्जर्व वैल्यू के लिए है और डेल्टा CAL, जहां पर डेल्टा OBS उस अणुसंख्यक गुणधर्म की ऑब्जर्व वैल्यू यानी प्रायोगिक मान है और डेल्टा CAL उसी अणुसंख्यक गुणधर्म का कैलकुलेटेड वैल्यू अर्थात सामान्य मान है। तो इस हिसाब से जो वाष्प दाब अवनमन है, वाष्प दाब अवनमन के लिए I बराबर ये हो जाएगा डेल्टा P ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन डेल्टा P कैलकुलेटेड। हिमांक पहले क्वथनांक उन्नयन के लिए देखिए, क्वथनांक उन्नयन के लिए I वाट फैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा T ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन डेल्टा T कैलकुलेटेड वैल्यू CAL। हिमांक अवनमन के लिए, हिमांक अवनमन के लिए वाट फैक्टर I इज इक्वल टू डेल्टा T। अब यहां पर भी डेल्टा T है, यहां पर भी डेल्टा T है, तो आप इसमें इस तरीके से अंतर कर सकते हैं कि डेल्टा T के स्थान पर डेल्टा T और स्मॉल b फॉर बॉइलिंग पॉइंट के लिए ऐसे इसमें अंतर कर सकते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हो जाएगा TF ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा TF कैलकुलेटेड। ठीक इसी तरीके से परासरण दाब के लिए, परासरण दाब के लिए I इज इक्वल टू, परासरण दाब के लिए आप ये पाई यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन पाई कैलकुलेटेड वैल्यू। इस तरीके से आप एक बार इसको फिर देख लीजिए। देखिए वाट फैक्टर क्या है। सन 1886 में वाट नामक वैज्ञानिक ने विलेय की, विलयन में संयोजन और वियोजन की सीमा को व्यक्त करने के लिए एक फैक्टर का निर्धारण किया या एक फैक्टर की कल्पना की जिसको कहते हैं वाट फैक्टर। वाट फैक्टर को I से रिप्रेजेंट करते हैं और इन शब्दों में उसको परिभाषित कर सकते हैं कि किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या आनुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान अर्थात ऑब्जर्व्ड वैल्यू तथा सामान्य मान अर्थात कैलकुलेटेड वैल्यू का जो अनुपात होता है वो कहलाता है वाट फैक्टर। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल I से। इस हिसाब से स्मॉल I इज इक्वल टू एक अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन उसी अणुसंख्यक गुणधर्म का सामान्य मान अर्थात कैलकुलेटेड वैल्यू। शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं वाट फैक्टर स्मॉल I इज इक्वल टू डेल्टा OBS ऑब्जर्व वैल्यू और डेल्टा कैलकुलेटेड वैल्यू, जहां पर डेल्टा OBS जो है वो अणुसंख्यक गुणधर्म का ऑब्जर्व वैल्यू है और डेल्टा CAL उस अणुसंख्यक गुणधर्म की कैलकुलेटेड वैल्यू है। इसके आधार पर वाष्प दाब अवनमन के लिए वाट फैक्टर I इज इक्वल टू डेल्टा P ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन डेल्टा P कैलकुलेटेड वैल्यू। क्वथनांक उन्नयन के लिए वाट फैक्टर I इज इक्वल टू
डेल्टा टी बी ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड वैल्यू। इसी तरीके से हिमांक अवनमन के लिए वान हाफ फैक्टर आई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड वैल्यू। और परासरण दाब के लिए आई इज इक्वल टू पाई बोले, रॉ बोले, ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन पाई कैलकुलेटेड वैल्यू। तो इस तरीके से इस वान हाफ फैक्टर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। धन्यवाद।